नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बदलती लाइफस्टाइल, बढ़ती महंगाई, फाइनेंशियल अवेयरनेस जैसे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से भारत में देरी से फैमिली प्लानिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर शहरों में। कई कपल्स तो अब अपने 40s में पहली बार पेरेंट्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से लाइफ के कई गोल्स जैसे बच्चों के भविष्य की प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग के लक्ष्य को लगभग एक साथ पूरा करना मुश्किल हो रहा है। आज जरा बताएंगे आपको क्या रहे 40s में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और बदलते समय के साथ क्या रहे नया फाइनेंशियल प्लान। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय कराते हैं। क्षितिज महाजन, सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ, और श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ। श्वेता, क्षितिज, दोनों का बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास शो में। और जैसा हम ट्रेंड देख रहे हैं उसी पर बात करना ज़रूरी है, और ये एक फाइनेंशियल लैंडस्केप या यूँ कहे बदलते फाइनेंशियल लैंडस्केप को भी दर्शाता है। एक टाइम पर लगभग 2 या 3 दशक पहले ऐसा होता था कि हम कहते थे कि 20s में आप अपने बच्चों की पढ़ाई या उनके भविष्य की प्लानिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि स्टार्टिंग 20s में शादी हो जाया करती थी, फिर मिड 20s या 30s तक मोस्टली परिवार पूरा भी हो जाता था। लेकिन अब ये जो पूरा एक लैंडस्केप है, सोसाइटी का जो ये एक सोशल स्ट्रक्चर है, वो भी बदल रहा है, खासतौर पर शहरों में। क्षितिज, जरा समझेंगे इस ट्रेंड और इसके बदलते कारण के। ये जो हम कह रहे हैं पेरेंटिंग एट 40, समटाइम्स मोस्टली हम 30s या लेट 30s में हम देख रहे हैं अब। क्या इसके कारण है? ये सिर्फ एक फाइनेंशियल रीज़न है इसके पीछे, या फिर सोसाइटी और लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ भी मामला है? गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग श्वेता। स्वाति, मुझे लगता है कि ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई ज़्यादा एंगल है रादर देन कि आप फाइनेंशियल बात करें तो, बिकॉज पहले तो क्लैरिटी नहीं है कि दैट एग्जैक्टली प्रेशर जॉब्स है। सबसे पहले तो सबके जॉब प्रेशर है, सबको करियर बनाना है। दूसरा, डिलेड मैरिजेस भी हैं बिकॉज एवरीबडी इज राइट नाउ फोकसिंग ऑन देयर ओन थिंग्स। पहले होता था कि चलो जैसे जॉब लगती थी नॉर्मली 1-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर शादी हो जाती थी, पर अभी डिले हो रहा है। एट द सेम टाइम एक बार व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड, आजकल वो एक ट्रेंड भी है दैट कपल्स वांट टू अंडरस्टैंड एंड दे वांट टू टेक सम टाइम बिफोर गेटिंग इनटू कि एक नई रिस्पांसिबिलिटी एज ए किड ले। तो आई थिंक उसमें भी टाइम लग रहा है। तो बिल्कुल आपने सही चीज बोली है कि लेट 30s और अर्ली 40s में बहुत ऐसा रुझान आ रहा है। काफी लोगों को लगता है कि उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाती है, आप करियर में अच्छा कर रहे होते हो, तो वो सही समय है एक नए न्यू बॉर्न को लाइफ में लेके आने का। बट उसका एक डबल वैमी ये है कि दैट जितनी आप लेट जा रहे हो उतना ही आप जल्दी रिटायर भी होने वाले हो। सो आई थिंक ये ट्रेंड जो है ना, लेट्स लिव फॉर आवर ओन सेल्फ, वी लिव ओनली वंस, ये सारी चीजें सही हैं, पर आई थिंक हर चीज का एक सही समय है। एंड वो आने वाले आगे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। बट आइडिया यही है दैट यही इसका ब्रॉडर कारण है। बट दैट इज इम्पैक्टिंग इन अ नेगेटिव वे अगर आप जॉब में हैं तो, बिकॉज जॉब में हम मेंशनेबल जॉब्स में नहीं है। दूसरा, कोई गारंटी नहीं कर रहा है कि 58 तक आप जॉब करेंगे ही करेंगे। सो देयर इज लॉट ऑफ प्लस एंड माइनस हियर। प्लस एंड माइनस बहुत सारे हैं, लेट पेरेंटिंग के भी या लेट माता पिता बनने के भी। लेकिन क्या सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स हैं या फिर इसके पॉजिटिव भी हैं, ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम एक सोशल स्ट्रक्चर की, श्वेता, बात कर रहे थे, हम मोस्टली आज से कई सालों पहले देखते थे जॉइंट फैमिली का एक बहुत ज़्यादा एक चलन भारत में रहा है। अब धीरे 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 करके जो फैमिलीज़ हैं वो न्यूक्लियर की तरफ जा रही हैं, क्योंकि एक तो लोग शहर बदल भी रहे हैं, दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं नौकरी की वजह से या कई रीजंस की वजह से। न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ट्रेंड बढ़ रहा है। अब जॉइंट फैमिली सेटअप में बच्चों को बढ़ाना या उन्हें पालना पोसना थोड़ा ईजियर हो जाता है पेरेंट्स के लिए, एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फैमिली, जब सारा जो प्रेशर है फाइनेंशियल, इमोशनल और मेंटल सिर्फ पेरेंट्स पर आ जाता है। क्या ये एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि लेट पेरेंटिंग हो रही है? और एक पॉसिबल फ़ायदे या फिर एक फ़ायदे भी और नुकसान भी एक लेट फैमिली प्लानिंग के क्या हो सकते हैं? मैं फाइनेंशियली ज़्यादा समझूंगी आपसे। जी, स्वाति जी, जैसे क्षितिज जी बता रहे थे कि हाँ, एक तो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। एंड जैसे आपने कहा कि आज एक कपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली का जो कल्चर है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्लस आप सोच रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं सेटल हो जाएं इन टर्म्स ऑफ करियर में, एक स्टेबिलिटी आ जाए, फाइनेंशियली हम थोड़े सिक्योर्ड हो जाएं, फिर हम
फैमिली एक्सटेंड करने के लिए सोचे, हम अपना घर खरीद लें क्योंकि हम एक न्यूक्लियर फैमिली है, तो एक इंडिविजुअल घर होना जरूरी है, तो वो गोल पहले अचीव कर ले, उसके बाद हम फैमिली को बढ़ाएं और बच्चों के बारे में सोचे। प्लस मैं कहूंगी आजकल मेडिकल एडवांसमेंट की भी हो गई है, तो आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स करके आप लेट 30s या 40s में भी आपके पास आज वो एक लीवे है कि आप पेरेंट बन सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए हमने जो ट्रेंड चेंज देखी है कि 20s में आप माता पिता नहीं बन रहे हैं, लेकिन लेट 30s और हो सकता है कुछ सालों में आप देखोगे कि आप 40s में ही पेरेंटिंग की तरफ जा रहे हैं। ये कुछ कारण है। अब फायदे इसके जरूर ये हैं कि आपके पास एक तो कुछ आपके लक्ष्य होंगे जो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, जैसे आपकी गाड़ी लेने का खर्च, घर खरीदने का खर्च, एक आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत हो गई होगी, तो आप कहीं ना कहीं एक पोर्टफोलियो आपने थोड़ा बिल्ड कर लिया होगा, करियर में स्टेबिलिटी है, प्लस आपकी जो फाइनेंशियल गलतियां इनिशियल ईयर्स में होती है वो आप सीख चुके हैं वहां से। प्लस डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे हम कह रहे थे कि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होगा, क्योंकि 20 साल में 60 इयर्स के आसपास आपकी रिटायरमेंट का भी गोल हिट हो रहा है और आपके बच्चे के हायर एजुकेशन का भी गोल हिट हो रहा है, और इन दोनों में से ही कोई भी गोल ऐसा नहीं है जो आप थोड़ा आगे पुश कर सकते हैं। तो उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है। और यहाँ मैं एक चीज कहूंगी कि देखिए, आप जरूर पेरेंटहुड को 40s में ले, लेकिन अगर आपने सही से प्लानिंग की है, आपने 20s या 30s में अगर ये प्लानिंग कर ली है कि मेरे दो बड़े गोल हैं जो एक साथ हिट हो सकते हैं, मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस शायद बढ़ सकते हैं क्योंकि हम 40s में पेरेंटिंग को चुनेंगे, तो अगर सही से प्लानिंग की हुई है तो फिर मैं कहूंगी वैसा कोई डिसएडवांटेज आपके लिए नहीं होगा अगर आप पेरेंटहुड को 40s में चुनते हैं। प्लानिंग शुरुआत से करें, 20s में कर लें, 25 के बाद अर्ली 30s में भी अगर आपने प्लानिंग की है तो आई थिंक लेट पेरेंटिंग इज नॉट एन इशू। अगर आप 40s में ही शुरुआत कर रहे हैं प्लानिंग की और इन्वेस्टमेंट जर्नी की, तो वो गलत होगा। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप कब अपनाते हैं पेरेंटिंग को, कब पेरेंट बनते हैं, फैमिली प्लानिंग कब करते हैं। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आप फैमिली प्लानिंग के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। राइट जो अप्रोच है वो ये रहना चाहिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग पहले होनी चाहिए फैमिली प्लानिंग से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एक सुखद निवेश जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। मैं 30s से, क्योंकि हम उम्र के हर पड़ाव की एक फाइनेंशियल प्लानिंग का भी जिक्र कर रहे हैं आज कि आपको तैयारियां बेस कैसे बनाना है, हम 30 से ही शुरुआत करते हैं जब नॉर्मली एक कामकाजी हमारा लाइफ जो है वो शुरू हो जाता है। एक क्षितिज, क्या बड़े गोल्स यूजुअली रहते हैं एक 30s में, जो एक आदमी या फिर जो एक औरत होते हैं उनके क्या रहते हैं, और इस स्टेज की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है 30s में, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है, कौन से गोल्स पूरे कर लेने चाहिए या जिनकी शुरुआत कर लेनी चाहिए, जिनके लिए निवेश शुरू कर लेना चाहिए? स्वाति, आई थिंक द वे मेडिकल एक्सपेंस इज ग्रोइंग एंड श्वेता ने बहुत अच्छा टच बेस किया उस पर। सबसे पहले आई थिंक आपका हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, ये किसी भी तरह की गोल्ड प्लानिंग से पहले आपको वो लेना ही है कम वॉट पे। और उसमें आपको लगे कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही है, बट वो इन्वेस्टमेंट्स को भी सेफ गार्ड करेगा, और लेट्स से कोई अगर ऐसा कोई हादसा होता है परिवार में, उसको आपके फ्यूचर को भी सेफ गार्ड करेगा। तो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना ही है। सामने यू आर वेरी अर्ली इन योर करियर, आप एक इमरजेंसी फंड विच कैन बी 9 months to 12 months, अगर हो सके तो 18 महीने का, मतलब 9 से 12 महीने का एक इमरजेंसी फंड बनाएं, उसको आप आर्बिट्राज या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या लिक्विड फंड में पार्क करके रखें कि कल को कोई कोविड जैसी कोई वक्त आ जाए या कोई इश्यू आ जाए तो आपके पास वो इमरजेंसी के लिए हमेशा रेडी हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्रेडिट कार्ड इज अ वेरी 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 गुड इंस्ट्रूमेंट अगर आप उसे ठीक से यूज करें। आपके पास क्रेडिट कार्ड्स विद डिसेंट लिमिट होने चाहिए, बिकॉज वो आपको इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट में हेल्प करते हैं। वो एक अनदर इम्पॉर्टेंट चीज है। और बाकी आप 30s में अपनी उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, उसके बाद आपके जो भी गोल्स है, जो मेन गोल्स जो आपने बेसिक चीजें प्लग कर दी है, जो मेन गोल्स आपके आ रहे हैं आज की डेट में, जैसे आपकी रिटायरमेंट गोल है, आने वाले टाइम में आप अगर 5-6 साल लगा रहे हैं शादी का, तो शादी का गोल है, घर बाय करने का गोल है, या फिर आपका चाइल्ड का एजुकेशन का गोल है, उसकी प्लानिंग के हिसाब से आप अपनी एक एक सिप एलोकेट करें।
चाहे वो छोटे अमाउंट से करें, बट इफ यू हैव टाइम ऑन योर साइड तो वो बहुत फास्ट कंपाउंड होता है, अगर आप अच्छा टाइम देते हैं तो आई थिंक ये मेजर 4 गोल्स हैं जिसके ऊपर आप एक जो बेसिक आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, सेफ्टी नेट है, इंश्योरेंस का, इमरजेंसी फंड है, ये सब करने के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। तो आपके लिए एसआईपी शुरू करने का सही समय है, इमरजेंसी फंड बनाने का सही टाइम है, इक्विटी और डेट में एक सही एलोकेशन करने का सही टाइम है, और जैसा क्षितिज जी बताया कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसमें फ्लेक्सी कैप भी हो, आर्बिट्राज भी हो, मल्टी कैप भी हो, ऐसा एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने का टाइम है। श्वेता, आपकी राय में जो एक प्रॉपर विद इन इक्विटी एलोकेशन है या फिर डेट का एलोकेशन है, वो 30s में क्या रहना चाहिए? क्योंकि उस टाइम पर तो हम काफ़ी रिस्क ले सकते हैं, हम यंग हैं, हमारे सामने काफ़ी टाइम है टू कंप्लीट आवर गोल्स। तो एक सही एलोकेशन स्ट्रैटेजी और उसके मुताबिक फंड्स कैसे रहेंगे? देखिए, अगर आपकी 30s की कुछ गोल प्लानिंग हो रही है एंड आप 20s में होंगे, तो आपके पास मैं कहूंगी फिर भी 5 से 10 साल का समय है, और आमतौर पर आपके लक्ष्य वही होते हैं। आपने चाहे गाड़ी खरीदनी होगी, शादी के लिए पैसे बनाने हैं, जैसे क्षितिज कह रहे थे, हो सकता है हॉलिडे पे जाना है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा लक्ष्य है आपका जो लॉन्ग टर्म है, मैं कहूंगी 7 साल के ऊपर का है, तो उसकी आपकी एसेट एलोकेशन इक्विटी हैवी हो सकती है। आप 70 से 80% इक्विटी में रख सकते हैं। कैटेगरीज भी जो आप ले रहे हैं फंड्स में, आप फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, ये जो कैटेगरीज हैं, अब इसमें मिड कैप मल्टी कैप की जो कैटेगरीज हो गई, वहां थोड़ी लॉन्ग टर्म की होराइजन हो तो अच्छा है, बिकॉज मिड स्मॉल का एक्सपोजर होता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में मैं कहूंगी 55% की लार्ज कैप है, 50-50 ऑड मिक्स है, या 60-40 मिक्स है, 64 टुवर्ड्स लार्ज कैप है, 40 टुवर्ड्स मिड स्मॉल है, तो वो एक सही एलोकेशन हो सकती है। यहाँ पे आपको वैसे देखा जाए तो 10 साल का समय होगा 30s में, लेकिन आप उसे ब्रेक कर लोगे दो पार्ट में। एक जो हो सकता है 3 से 5 साल में अपने गोल अचीव कर रहे हैं, और एक है जो 5 साल के बाद गोल अचीव करने हैं, जो आप थोड़े आगे पुश भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्मॉल कैप का कॉल लिया और वो काम नहीं कर गया, तो आपने उस गोल को 1-2 साल आगे पुश कर लिया। उस हिसाब से आपके पास एक मिड स्मॉल बाइस पोर्टफोलियो हो सकता है, और इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो हो सकता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी की मात्रा ऐसे टाइम पर ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि 40s की बात चल रही है। इस नए पूरे इक्वेशन में क्षितिज, क्या 40s में प्लानिंग थोड़ी बदल जाती है अब? ना व्हेन वी नो कि 40s में अब कोई पेरेंट बन रहे हैं, ऑलरेडी हो सकता है कि 30s में उन्होंने एक नया घर भी ले लिया हो, एक गाड़ी भी ले ली हो, एक आध वेकेशन भी, अगर वो शादी उनकी काफ़ी पहले हो चुकी हो तो एक आध वेकेशन भी कर लिया होगा, तो बेसिकली अपने लाइफस्टाइल पर भी खर्च कर लिया और थोड़े गोल्स भी पूरे कर लिए। तो ऐसे में पेरेंटहुड अगर 40s में आता है, लेट 30s में आता है, तो अब ये बदला हुआ जो फाइनेंशियल प्लान है वो कैसा रहेगा? स्वाति, इसमें ओवरलैप्स हो सकते हैं काफी, बिकॉज आपका रिटायरमेंट, मान लीजिए आपने जैसे बोला लेट 30 अर्ली 40s में आप प्लान कर रहे हैं, सो इफ हम 55 से 58 या 60 इयर्स का रिटायरमेंट देखें, तो आपका रिटायरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन ओवरलैप करेगा यहाँ पर। सो और वो दोनों आपके जो ओवरऑल गोल प्लान में 30% एलोकेशन उन्हीं के लिए होना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली एज ए पेरेंट व्हाट वी कैन ऑफर टू आवर किड्स, द बेस्ट थिंग इज कि एक अच्छी एजुकेशन उनको दे पाए। हर पेरेंट्स के मन में यही एक सपना होता है कि जो बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे पाए, वैल्यू सिस्टम अच्छा दे पाए, ताकि वो एक अच्छे इंसान बने, अपनी लाइफ में आगे अच्छा करे। आई थिंक 30% एजुकेशन टुवर्ड इसी प्लान में होता है, तो आपका रिटायरमेंट और दोनों ओवरलैप करेंगे। तो आपको प्रिजर्वेशन भी साथ में लेके आना है वेल्थ का थोड़ा, और इन दोनों गोल पे फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। आई एग्री, आपने बोला कि लाइफ स्टाइल एक्सपेंस हो चुके हैं, पर एक्चुअली वो कंटिन्यू रहते ही एक्सपेंस जो है आपके शॉर्ट टर्म जो एक्सपेंस है, बिकॉज अब आप घूम लिए हो, कल को बच्चा कहेगा मुझे भी घूमने जाना है, सो आई एम सेइंग वो कंटिन्यू रहेगा, बट एट द सेम टाइम व्हाट कैन बी डन इज आप एक मिक्स पैक बनाएं। आप एक लार्ज कैप फंड रखें पोर्टफोलियो में, एक फ्लेक्सी कैप फंड रखें, साथ में एक हाइब्रिड फंड रखें, और आप गोल्ड का थोड़ा एलोकेशन ऐड कर सकते हैं इसमें, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड फंड ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, 5 से 7% से ज्यादा गोल्ड होना भी नहीं चाहिए। तो आप इन फंड्स में डालते हुए दोनों चीजें जो क्योंकि ओवरलैप कर रही है, आप दोनों चीज को अच्छे से चलाएं। आप इवेंचुअली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर एजुकेशन का गोल भी आया है, यू कैन फंड एजुकेशन, कुछ पार्ट लोन लेके, कुछ
अगर काफी लेट हुआ है, कुछ पार्ट यहाँ से लेके और फिर एसडब्ल्यूपी करके थ्रू ईएमआईज यू कैन फंड दैट ऑल्सो, क्योंकि आपकी जो ईएमआईज है वो आपकी 8-9% पे होंगी। अगर आज का रेट डेट लेते हैं तो 8% के आसपास होंगी एजुकेशन लोन की। बट आपके जो ग्रोथ है, अगर इंडेक्स का रिटर्न भी लेते हैं तो 11-12% से आपका पोर्टफोलियो ग्रो हो सकता है। एब्सोल्युटली। तो आपके लिए एक दोनों जो आपके बच्चों की पढ़ाई का जो एक गोल है या फिर आपके रिटायरमेंट का गोल है, उसको साथ में ले जाने का 40s में टाइम आ जाता है। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है या अभी अभी आपने फैमिली प्लानिंग की है, तो उसके मुताबिक आप थोड़ा गोल्ड का एलोकेशन और थोड़ा सा आप हाइब्रिड फंड और थोड़ा सा टुवर्ड्स प्योर इक्विटी फंड्स में पैसे डाल सकते हैं। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उसके नेक्स्ट स्टेज पर आएंगे। 50s में प्लानिंग कितनी अलग हो जाती है, और ऐसे टाइम पर तो आप अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी की भी तैयारी कर रहे होते हैं और अपने रिटायरमेंट की भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो कैसे बनाएं इस प्लान को, चर्चा थोड़ी देर में, बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं लेट पेरेंटहुड। अगर आप की लाइफ में ऐसा स्टेज आता है तो आपको कैसे अपने फाइनेंशियल प्लान को सेट करना है, जिससे कि आप बच्चों की सही ढंग से परवरिश भी कर पाएँ, उनको हर वो सपना उनका वो पूरा कर पाएँ जिनको वो चाहते हैं पूरा करना, और साथ ही साथ आप अपने भी गोल्स पूरे कर लें। इस पर बातचीत करें हम क्षितिज महाजन और श्वेता रजानी से। मैं श्वेता आपसे ये जानूंगी, 50s का एक ऐसा टाइम है जब हम धीरे 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 करके एज पर नंबर रिटायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं आगे, और थोड़ा सा हमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होके थोड़ा डेट भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है अपने पोर्टफोलियो में। पर इस टाइम पर अगर आपके बच्चे का जो फाइनेंशियल गोल है वो अभी भी पढ़ाई है या हायर एजुकेशन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो खर्चा लेता है, तो उसको और रिटायरमेंट को, मतलब बच्चे की पढ़ाई और रिटायरमेंट के गोल का बैलेंस का संतुलन कैसे बनाया जा सकता है ऐसे स्टेज में? जी स्वाति, जैसे आपने कहा, ये ऐसा पड़ाव है जहां पर आपके पास गलतियां करने का स्कोप नहीं होता। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सही एसेट एलोकेशन रखें और सही डिसीजंस लें, और इसकी प्लानिंग शुरुआत हो जाएगी आपकी 40s में ही। अगर आपने एक बफर रखा हुआ है तो बहुत जरूरी है कि जब आप 40s और 50s में प्लान कर रहे हैं, जो भी आपके हिसाब से आपकी गोल वैल्यू है, जैसे कि आपको लग रहा है कि आपको रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ चाहिए होंगे, तो उस पे आप एक 10 या 15% का बफर रख के फिर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। तो अगर आपको लग रहा है 2 करोड़, तो आप कम से कम उसे 2.25 करोड़ या 2 करोड़ 30 लाख का एक गोल टारगेट समझे। उसी तरह से बच्चों की पढ़ाई की जो आप एस्टिमेट ले रहे हैं, उस पे आप बफर और इन्फ्लेशन को जरूर ध्यान में रखें, तो आप गलतियां होने की या एक शॉर्ट ऑफ बजट होने की गलती नहीं होगी आपकी। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है। सेकंड, जब आप इस स्टेज पे आ जाते हैं, 50s में हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें हर साल। मैं कहूंगी कि क्या आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या आपको कुछ बदलने की जरूरत है। बिकॉज अगर आप अर्ली 50s में हैं, तब भी आप जब रिटायरमेंट की ओर चल रहे हैं, तो आपके पास 5 से 7 साल है। ये भी एक डिसेंट टाइम होता है कि अगर कुछ गलती होगी उसे करेक्ट करना है, आप कर लें। तो रिव्यू बहुत जरूरी हो जाता है, मैं कहूंगी, इस स्टेज में जब आप आते हैं। तीसरी चीज, देखिए, जब रिटायरमेंट का जो गोल है, जैसे अगर आप 60s में रिटायरमेंट गोल हिट होने वाले हैं, तो फिर अगले 2 साल के लिए आपको जो भी आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए चाहिए होगी वैल्यू, उसे आप जरूर डेट में रखें, सो दैट वो आप एक स्ट्रेस फ्री हैं। वहां मार्केट के उतार चढ़ाव से आपकी पोर्टफोलियो या लिविंग एक्सपेंसेस हिट नहीं हो रही। तो ये साइकिल जरूर रखें। एक SWP का मैकेनिज्म रखना जरूरी हो जाता है कि जो जो आपके लिविंग एक्सपेंस है वो डेट से निकल रहे हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल के थ्रू। बाकी पैसा अगर आप इक्विटी में भी रख रहे हैं और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो वो अच्छा खासा आपके लिए मैनेज हो जाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म। दूसरी जो आपकी बकेट हो जाएगी चाइल्ड एजुकेशन की, अगर वहां पर आपने इन्फ्लेशन और बफर को ध्यान में रखा है, तो जैसे जैसे आपकी वो रिक्वायरमेंट आ रही है, वो भी मैं कहूंगी फुलफिल हो जाती है। यहाँ पे जो चाइल्ड एजुकेशन का गोल है, उसके लिए आप मिक्स ऑफ, मैं कहूंगी, अगर मुझे म्यूचुअल फंड की कुछ कैटेगरीज देखनी है, तो कैटेगरीज लाइक आपके पास अगर लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, मिड कैप की एलोकेशन है,
फोकस फंड्स की जो कैटेगरी है, इन कैटेगरीज का पोर्टफोलियो आप बनाकर चल सकते हैं। ये आपका विद अ मिक्स ऑफ, मैं कहूंगी 70-30 आप रख सकते हैं। रिटायरमेंट की जो गोल है वहां पे आप आपकी इक्विटी डेट एलोकेशन उसे कैसे स्विच करनी है एज यू आर रीचिंग रिटायरमेंट, वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस की जरूर ध्यान में रखें, बिकॉज जैसे आप रिटायरमेंट पे जाते हैं मेडिकल के खर्चे भी बढ़ते हैं। तो वो एक तीसरा एस्पेक्ट हो जाता है कि जो भी आप मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं आज से ही, उसमें जरूर फैक्टर इन करें कि पहली चीज तो फुल फैमिली कवर है, और दूसरी जो ओल्ड एज डिजीजेस हो सकती हैं या मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो आपके इंक्लूडेड हैं, सो दैट एक सडन शॉक ना मिले कि इंश्योरेंस का या मेडिकल खर्चा बहुत बढ़ गया है। और इमरजेंसी या बफर नीड्स के लिए एक थर्ड बकेट बना के रखें। वो हो सकती है आपकी इमरजेंसी नीड्स की, आपके बच्चे के चाइल्ड एजुकेशन होने के बाद भी, टिल ही गेट्स इनटू करियर, मे बी ही इज गोइंग टू बी स्टिल डिपेंडेंट ऑन यू। तो और कुछ एडहॉक मेडिकल खर्चे अगर आ गए, तो वो एक थर्ड बकेट हम हर उसे इग्नोर कर जाते हैं, जो बहुत जरूरी होता है, उसे भी अपने गोल में इंक्लूड कर दें। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आई थिंक एक स्मूथ एजुकेशन, हायर एजुकेशन फॉर द चाइल्ड प्लस एक स्मूथ कंफर्टेबल रिटायरमेंट का जो लक्ष्य है, Okay. दोनों ही आसानी से पूरा हो सकता है। बिल्कुल। और क्षितिज, आखिरी में क्योंकि हम कहते हैं कि आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करें उतना जल्दी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पूरे करेंगे, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप एज पेरेंट हैं या नहीं हैं। हम कहते हैं कि 30s में प्लानिंग करें एज वर्सेस 40s में अगर प्लानिंग करें, तो वो जो एक कॉस्ट ऑफ डिले है ऑफ 10 साल का, कितना बड़ा एक फैक्टर बन सकता है एक आपके कॉर्पस को कम करने में। ह्यूज। आप समझिए, अगर आप 30 में शुरू कर रहे हैं, जितने भी यंगस्टर्स मुझे मिलते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ आप लोग ब्लेस्ड हो। आप अगर आज 1000 रुपए का भी शिफ्ट शुरू कर रहे हो या 5000 रुपए का भी शिफ्ट शुरू कर रहे हो, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आप सोच ही नहीं सकते। 5000 रुपीज से कैन बी सच अ ह्यूज अमाउंट फॉर देम, विच मतलब वो इमेजिन के बियॉन्ड है। आप समझिए कि अगर 10 साल का डिले हो रहा है तो आपने 4 टाइम्स की कंपाउंडिंग गवा दी है बेसिकली। सो आपने अगर 20 ईयर्स किया है, सो आपका जो जो पैसा है, अगर वो 5 साल में डबल हुआ है, 10 में 4 में 15% का एक एस्टिमेट लगा रहा हूँ जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। 10 साल में अगर 4 गुना हुआ है, 15 में 8 है, और वो 20 में 16 गुना है स्वाति, तो आप समझिए वो 30 ईयर्स में 64 टाइम्स है। सो somebody who's starting at 40 getting retire at 60 और SWB करना चाहते हैं, तो वहां पे वो 16 टाइम्स लेके जा रहे हैं इनिशियल वैल्यू का, और somebody starting at 30 getting retire at 60 वो 64 टाइम्स लेके जा रहे हैं इनिशियल वैल्यू का। इतना फर्क है। सो कंपाउंडिंग में पावर में टी है, टाइम है। आप जितना डिले करेंगे उतना आपका इम्पैक्ट बड़ा होगा, बट एट ए सेम टाइम जब जागो तब सवेरा। मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर आप लेट हो गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप शुरू करें। ना शुरू करना ज्यादा बड़ा एक इम्पैक्ट है, बिकॉज आप कुछ भी बोलिए, आज हमारा फूड इन्फ्लेशन कम है या हमारा नॉर्मल इन्फ्लेशन कम है, पर एजुकेशन इन्फ्लेशन अभी भी 8% है स्वाति। आज अगर जो भी कॉस्ट आप एजुकेशन की दे रहे हैं, मान लीजिए 50 लाख फीस दे रहे हैं, तो वो अगले 9 ईयर्स में आपको 1 करोड़ की मिलेगी। तो आप उस हिसाब से लेके चलिए कि दैट आपको एजुकेशन इन्फ्लेशन अकाउंट में लेना है, और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न आपको या तो रियल एस्टेट दे सकता है जिसमें बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, या इक्विटी दे सकता है। बिल्कुल। तो ये रही आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख कि 30 में शुरू करें या फिर 40s में शुरू करें, आपके लिए जो फाइनल कॉर्पस है, जो आपकी कमाई होती है एंड ऑफ योर टेन्योर, कितना बड़ा फ़र्क उसमें हो सकता है। 4 गुना तक फ़र्क आप उसमें देख सकते हैं। तो जैसा हमने शुरुआत में कहा था शो के, कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फैमिली प्लानिंग से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करें और अपनी जो बेस है, बुनियाद है, उसी को मजबूत रखें, फिर आगे कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत धन्यवाद करेंगे क्षितिज और श्वेता आपका भी हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बस एक छोटा ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिए जी बिजनेस।